नमस्कार, इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं संभव शर्मा। एक स्पेशल पॉडकास्ट हम कर रहे हैं। लीगली स्पीकिंग का एक कार्यक्रम, एक कॉन्क्लेव हमने होटल इंपीरियल में ऑर्गेनाइज किया है, वहां से ये पॉडकास्ट कर रहे हैं। हमारे साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट के फॉर्मर जज और यूपी स्टेट लॉ कमीशन के फॉर्मर चेयरपर्सन जस्टिस ए.एन. मित्तल साहब हैं। मित्तल साहब, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आपका इंडिया न्यूज़ एक्स के इस प्लेटफॉर्म पर। और सर, शुरू करते हैं। जिस तरह से आप हमें बता रहे थे कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, तीनों विंग्स ऑफ गवर्नेंस में आपका एक्सपीरियंस है, वहीं से शुरू करते हैं। सर, क्या है ये एक्सपीरियंस, प्लीज़ हमारे दर्शकों को बताएं। मैंने अपना कैरियर लोअर कोर्ट के मुंसिफ के रूप में 1978 में शुरू किया था और 1996 में मैं हायर जुडिशल सर्विस में डिस्ट्रिक्ट जज की रैंक में आया था। और उस रैंक में आने से पहले ही, बल्कि उसके बाद भी, मैं जुडिशल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट गोमती नगर लखनऊ में एडिशनल डायरेक्टर रहा। उसके बाद मैं स्पेशल सेक्रेटरी लॉ, लीगल रिमेम्बरेंसर एंड लॉ कन्वेंसर, इन 3 पोस्ट को मैंने एक साथ 4 साल तक होल्ड किया, जिसमें गवर्नमेंट की सारी फाइलें किस तरीके से मूव होती हैं, कैसे कैसे काम होते हैं, वो मैंने देखा। इसके अलावा मैं स्पेशल सेक्रेटरी लेजिस्लेटिव भी उसी पीरियड में रहा। और उसके बाद फिर मैं तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री जी के अनुरोध पर मैं विधानसभा का प्रमुख सचिव भी बनाया गया। तो विधानसभा में मैंने देखा कि किस प्रकार से कानून पारित होते हैं, किस प्रकार से कानून सदन में पेश होते हैं, क्या क्या प्रक्रिया है, वो सारा काम मैंने देखा है। और मैं स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी में भी रहा हूँ। मैंने वहाँ किस प्रकार से लोक अदालत आयोजित की जानी चाहिए, किस प्रकार से लोगों को कानून के रूप में जागरूक किया जाना चाहिए और किस प्रकार की कानूनी सहायता लोगों को प्रदान की जानी चाहिए, वो भी मैंने अपने स्तर से किया है और बड़े नज़दीक से देखा है। इसके अलावा और भी बहुत सी पोस्ट, मैंने इम्पोर्टेंट पोस्ट होल्ड की हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस निश्चित रूप से जुडिशरी के अलावा एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव का भी है। सर, तीनों विंग्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं देश के लिए चलाने में, देश की गवर्नेंस के लिए। मैं ये जानना चाहूँगा कि ये, और दर्शकों को ये बड़ी दिलचस्पी होगी एक रिटायर्ड जज से ये जानने की कि एक लंबा करियर आपने जिस तरह से बताया कि रहा आपका, लगभग 45 बरस का करियर, 45 years इनटू सर्विस टू द नेशन एंड डिफरेंट विंग्स ऑफ गवर्नेंस। इसमें अंतर क्या है? जुडिशरी किस तरह से काम करती है, एग्जीक्यूटिव्स किस तरह से, और लेजिस्लेचर खासकर कई बार रेड टेपिज्म का आरोप लगता है एग्जीक्यूटिव्स पर, जुडिशरी पर ओवररीच का आरोप लगता है, और लेजिस्लेचर पर पॉलिटिकल वेंडेटा का आरोप लगता है। किस तरह से ये सामंजस्य बिठाती हैं ऑर्गेनाइजेशंस आपस में, ये हमारे दर्शक जरूर जानना चाहेंगे। जहाँ तक जुडिशल सर्विस का सवाल है, जुडिशल सर्विस में किसी भी प्रकार का कोई इंटरफेरेंस ना तो पॉलिटिकल है और ना आपके हायर अथॉरिटीज़ का है। इवन आपका चीफ जस्टिस भी आपको ये नहीं कह सकता कि इस पर्टिकुलर मैटर को पर्टिकुलर मैनर में डिसाइड करिए। वहाँ आप पूरी तरीके से स्वतंत्र होते हैं। जहाँ तक एग्जीक्यूटिव का सवाल है, निश्चित रूप से एग्जीक्यूटिव में रह करके आपको, चाहे आप IAS हों, चाहे आप प्रिंसिपल सेक्रेटरी हों, आपको पॉलिटिकल विल को सेटिस्फाई करना होता है कि जो गवर्नमेंट के प्लान है, जो गवर्नमेंट के विज़न है, उस विज़न को आप कैसे कानूनी तरीके से आगे बढ़ाएं। तो उस बारे में हम जब सरकार में थे तो हम उसमें कानूनी राय देते थे और कानूनी राय दे करके वो गवर्नमेंट उसी प्रकार से काम करती थी। और निश्चित रूप से अगर कोई काम गैर कानूनी है तो गवर्नमेंट हमारी सलाह को मानती थी और वो गैर कानूनी काम नहीं करती थी। जहाँ तक लेजिस्लेशन का सवाल है, लेजिस्लेचर में मुख्य रूप से सारे विधायकों की सुख सुविधाएँ, उनके भत्ते, उनके सैलरीज, इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है वो होता है, हम स्पीकर के साथ रहते थे। जैसे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स होती हैं, इसी प्रकार से स्पीकर की भी रूलिंग्स होती हैं और स्पीकर्स भी अपनी रूलिंग्स के हिसाब से ही सदन में अगर कोई प्रश्न उठाया जाता है
तो उस प्रश्न पर अपना उत्तर देते हैं। और भी बहुत से काम माननीय अध्यक्ष महोदय को होते हैं कि जैसे आपने सुना होगा तारांकित और अतारांकित प्रश्न, ये क्या है, प्रश्न क्या है, अनुपूरक प्रश्न क्या है। इसके जी। अलावा विधानसभा में और विधान परिषद में बहुत प्रकार की कमेटीज़ होती हैं। वो कमेटीज़ जो भी सदन में कोई आश्वासन दिया गया है या सदन में कोई किसी प्रकार का कोई निर्णय लिया गया है, वो कमेटी जी। उस निर्णय के बारे में देखती है और उस निर्णय को क्रियान्वित कराती है। और सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है, जो सदन शुरू होने से पहले बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, कार्य जी। मंत्रणा समिति की बैठक होती है, उसमें सभी दलों के लोग रहते हैं और उस मीटिंग में ये तय किया जाता है कि आज की कार्रवाई में हम स्टेप बाय स्टेप किन किन कामों को संपादित करेंगे, किन किन कामों को संपादित नहीं करेंगे। उस सर्वसम्मति से वो कार्य किया जाता है। और जब भी कोई कानून, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में 2 सदन हैं, एक विधानसभा है और एक विधान परिषद है, तो कानून विधानसभा में भी इंट्रोड्यूस हो सकता है और विधान परिषद में भी इंट्रोड्यूस हो सकता है। तो उसके बाद जब इंट्रोड्यूस होता है, वो एक लंबा विषय है कि किस प्रकार से उसकी 5 पार्चमेंट कॉपीज बनती हैं। थोड़ा सा मैं बता दूंगा आपको। किसी भी लेजिस्लेशन को जब भी किसी सदन में विधेयक को रखा जाता है तो उसकी 5 पार्चमेंट कॉपीज बनती हैं। पार्चमेंट कॉपीज का मतलब है कि उसमें कोई पिन नहीं लगाई जाती, कोई पेज नहीं फाड़ा जाता, पूरा के पूरा एक 32 प्रिंट का एक फॉर्म होता है, पूरे उस जी। फॉर्म पर होता है। मान लीजिए विधानसभा में रखा गया है तो उस 5 कॉपीज पर विधानसभा के अध्यक्ष के हस्ताक्षर होंगे, 4 कॉपी विधान परिषद को भेज दी जाएंगी। विधान परिषद से अगर बिना किसी संशोधन के वो बिल पारित हो गया है तो चारों कॉपीज पर विधान परिषद के चेयरमैन के हस्ताक्षर होंगे और बाकी 3 कॉपी माननीय राज्यपाल को भेज दी जाएंगी। माननीय राज्यपाल उन तीनों कॉपीज पर दस्तखत करके एक कॉपी अपने पास रखेंगे और बाकी 2 कॉपी संबंधित विभाग को और न्याय विभाग को भेज देंगे। और वो 2 कॉपी जिन पर की सभी लोगों के हस्ताक्षर हैं, यानी हाँ। स्पीकर साहब के, सभापति महोदय के और राज्यपाल महोदय के, उन दोनों कॉपीज को डबल लॉक में एज ए करेंसी नोट सुरक्षित रखा जाता है और उसमें कहीं भी कोई परिवर्तन या कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। जस्टिस मित्तल, आपको एक लंबा एक्सपीरियंस जुडिशरी का है। अब मैं जो सवाल पूछने जा रहा हूँ वो जुडिशरी के कोर से जुड़ा हुआ है, जहाँ मैटर सुप्रीम कोर्ट भी पहुँचा। मेरा सवाल है जस्टिस शेखर यादव के बारे में, उनके रिमार्क्स के बारे में जो उन्होंने एक इवेंट में पिछले हफ्ते दिया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसकी डिटेल्स मांगी हैं हाई कोर्ट से। इस तरह के रिमार्क्स पर आपकी क्या राय है एज अ रिटायर्ड जज? जुडिशरी को किस तरह से बिहेव या वर्क करना चाहिए, या कितना एप्ट है, अप्रोप्रिएट है आपके अनुसार, या जज की अपनी इंडिविजुअल लिबर्टी किसी भी फंक्शन में कुछ बोलने बहुत की? अच्छा आपने प्रश्न किया है। जहाँ तक जजेस का सवाल है, उनको निश्चित रूप से पहली बात तो पब्लिक प्लेटफॉर्म को फ्रीक्वेंटली यूज नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, अगर वो पब्लिक प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं तो अपनी भाषा को संयमित रखना चाहिए और उनको ये देखना चाहिए कि किसी भी समुदाय पर या किसी पक्ष पर या किसी व्यक्ति पर कोई अनावश्यक कटाक्ष नहीं हो रहा है। और जहाँ तक आपने जजेस की लिबर्टी का सवाल उठाया, भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 में सभी लोगों को, सभी भारत के नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और वो स्वतंत्रता कुछ प्रतिबंधों के साथ है। तो जहाँ तक जस्टिस यादव के कमेंट का प्रश्न है, जस्टिस यादव का कमेंट मेरी अपनी दृष्टि में किसी भी प्रकार से कोई असंवैधानिक या गैर कानूनी नहीं है। आप देखिए, उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया, कठमुल्ला, कि ये देश कठमुल्लाओं से नहीं चलेगा। उनका तात्पर्य ये था, देखिए हमारे यहाँ भी हिंदू समाज में भी पौंगा पंडित बोला जाता है, हमारे इवन मुख्यमंत्री जी को भी माफिया बोला गया। तो राजनीतिक बयानों की तरफ मैं नहीं जा रहा हूं, पर जहां तक शब्द कठमुल्ला का प्रयोग करने का प्रश्न है, कठमुल्ला शब्द आम भाषा में पूरी तरीके से प्रचलित है। ये कोई गाली नहीं है, ये कोई किसी के प्रति
द्वेष नहीं रखती है, सिर्फ और सिर्फ इस बात को इंगित करती है कि ये देश संविधान से चलेगा, शरिया से नहीं चलेगा। ये देश कानून से चलेगा। देश में, लोकतंत्र में कानून का राज है और किसी व्यक्ति विशेष का या किसी समुदाय विशेष का कोई राज नहीं है। मैं आपको एक बहुत ताज़ा उदाहरण देना चाहता हूँ, महाराष्ट्र के इलेक्शन का। महाराष्ट्र के इलेक्शन में क्या हुआ? महाराष्ट्र के इलेक्शन में उलेमाओं ने एक फतवा जारी कर दिया। तो फतवा क्या है भाई? आप ऐसे ऐसे काम क्यों करते हैं कि जिससे जो है पब्लिक में फूट पड़े या पब्लिक में वैमनस्यता पैदा हो? तो आप जब इस प्रकार के बातों को तो आप स्वीकार कर लेते हैं कि हम, तो वही उसी कठमुल्लाओं की तरफ उनका इशारा था कि हम देश को कानून से चलाना चाहते हैं। देश कानून से चलेगा, न्याय व्यवस्था से चलेगा, लोकतंत्र से चलेगा और सर्वोपरि हमारा संविधान है, संविधान से चलेगा, किसी शरीयत से या किसी फतवा से या किसी एजेंसी के किसी इंस्ट्रक्शन से नहीं चलेगा। इसी के साथ इसी से जुड़ा हुआ मेरा अगला सवाल है सर। सवाल यह है कि जुडिशरी जजेस को इंडिपेंडेंट रहने के लिए एक सेपरेशन ऑफ पावर बनाएगी कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, सेपरेशन ऑफ पावर्स। अब अगर एक जज रिटायर होके किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करते हैं और सपोजिटली उन्होंने पास्ट में ऐसे कमेंट्स दिए हों, इसको आप क्या जुडिशरी पर एक तरह से आप कैसे देखेंगे, क्या कहेंगे इस पे? न्यायिक सेवा का प्रश्न है। न्यायिक सेवा में हम लोगों को ये सिखाया जाता है कि आपको एक हिंदू विधवा की तरह रहना है। हिंदू विधवा की तरह रहने का तात्पर्य ये है कि हमें ज़्यादा शौक मौज नहीं करने हैं, हमें ज़्यादा साज श्रृंगार नहीं करना है, हमें बहुत ज़्यादा किसी लोगों से घुलना मिलना नहीं है और इसीलिए हम उस कोड ऑफ इथिक्स को फॉलो करते हैं। जहाँ तक रिटायरमेंट के सवाल के बाद का प्रश्न है, रिटायरमेंट के बाद आदमी फ्री है। रिटायरमेंट के बाद वो किसी भी विचारधारा से जुड़ सकता है। रिटायरमेंट के बाद वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ सकता है। रिटायरमेंट के बाद वो किसी भी सोशल सर्विस से जुड़ सकता है। इस प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। आपकी निजी राय क्या है? क्या एक एज अ जज किसी को, जैसे कोई सुप्रीम कोर्ट के जज से रिटायर हुए और उसके बाद कहीं के गवर्नर बन रहे हैं या कोई पॉलिटिकल पोस्ट ले रहे हैं, पोजीशन ले रहे हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, ऐसे में क्या जुडिशरी पर सवाल उठता है? क्योंकि एक विश्वास जनता में जुडिशरी को लेके है, आज भी है, एक क्रेडिबल इंस्टीट्यूशन माना जाता है जुडिशरी को। मैं भारत की जनता का बहुत आभारी हूँ कि वो न्यायपालिका में विश्वास रखती है और फिर मैं यही कहूँगा कि वो जज केवल तब तक जज है जब तक कि वो रिटायर नहीं होता है। रिटायर होने के बाद वो अपनी विचारधारा बदल सकता है, वो अपनी नई विचारधारा पैदा कर सकता है, वो किसी विचारधारा का साथ दे सकता है, वो पोस्ट रिटायरमेंट जो उसको अगर कोई चीज़ ऑफर हो रही है तो उसको ग्रहण कर सकता है। हाँ, मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि ऐसा ना हो कि किसी ऐसे निर्णय के बारे में जो तत्कालीन गवर्नमेंट के पक्ष में नहीं होना चाहिए परंतु होकर उन्होंने किया है और उसके बाद उनको कोई इनाम स्वरूप कोई चीज़ देती है तो वो उस चीज़ को मैं स्वीकार नहीं करता और ऐसी चीज़ को स्वीकार नहीं करना चाहिए। परंतु अगर किसी न्यायाधीश ने अपने पूरे कार्यकाल में निष्पक्षता से कार्य किया है, ईमानदारी से कार्य किया है, अपनी सत्यनिष्ठा से कार्य किया है, अपनी कुशलता से कार्य किया है और उसकी योग्यता और कुशलता का उपयोग सरकार किसी अन्य जगह करना चाहती है तो मैं इसमें कोई किसी प्रकार की कोई बुराई नहीं मानता। बहुत बहुत धन्यवाद जस्टिस ए.एन. मित्तल सर, हमसे जुड़ने के लिए और डिटेल में एज अ जज आपने क्या देखा, फेस किया और आपकी ओपिनियंस क्या हैं अलग अलग मुद्दों पर, इसको बहुत अच्छे से बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।